नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है व्हाट इफ साइक्लोप्स स्टेड विद मैडलिन प्रायर। ये इशू डार्क फिनिक्स सागा के बाद आता है। हालांकि ओरिजिनल टाइमलाइन में डार्क फिनिक्स के इवेंट के बाद जीन चली गई थी और मिस्टर सिनिस्टर ने जीन का क्लोन भेजा था जो साइक्लोप्स के साथ रहती थी और फिर उससे बच्चा भी हुआ। लेकिन फिर जीन वापस आ गई और साइक्लोप्स उसके साथ रहने चला गया और जीन की क्लोन मैडलिन प्रायर बन गई। हालांकि ये सब कुछ मेन टाइमलाइन में हुआ था, लेकिन इस व्हाट इफ इशू में हम देखेंगे कि स्कॉट जीन के पास ना जाकर मैडलिन प्रायर के साथ रहता तो क्या होता। ये कहानी वॉचर के दृष्टिकोण से दिखाई गई है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो इशू की शुरुआत में हम व्हाट वॉचर को देखते हैं जो कहता है यह अर्थ है जो इंसानों के रहने की जगह है और साथ ही मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट्स की। ये म्यूटेंट्स अमेजिंग पावर के साथ पैदा होते हैं और इनके पास खास तरह का म्यूटेशन होता है जिसे एक्स जीन कहते हैं। मैं हूँ व्हाट द वॉचर और आज मैं मार्वल यूनिवर्स के एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो इससे पहले कभी बताई नहीं गई है। आज इस टाइमलाइन में हम जानेंगे कि अगर साइक्लॉप्स मैडलिन प्रायर के साथ रहता तो क्या होता। तभी हम मैडलिन प्रायर को देखते हैं जिसको लेबर पेन होने लगा था और फिर उसके बाद उसे बेटा हो जाता है। तभी ओवाटू कहता है ये यूनिवर्स भी वैसा है जैसा तुम लोग जानते हो। मैडलिन प्रायर ने डीमंस को इस दुनिया पर अनलिश कर दिया था, लेकिन अंत में उसे इस इन्फर्नो को रोकने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर इस टाइमलाइन में मैडलिन प्रायर को एक्सट्रैक्टर ने बचा लिया। तभी साइक्लॉप्स एक्सट्रैक्टर के पास आता है और कहता है तुम सब लोग जानते हो मिस्टर सिनिस्टर ने जीन का क्लोन बनाया था जिसे मैंने अपना दिल दे दिया और अब वो मुझे मेरा बेटा दे रही है। तो अब मैं एक्सट्रैक्टर को लीड नहीं कर सकता हूँ और मैं अब एडवेंचर्स भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ पिता बनने की कीमत क्या है, खासकर उस पिता की जो बाहर दुनिया बचाने में लगा है जबकि उसे अपनी दुनिया संभालनी होगी। ये बातें सुनकर जीन समझ जाती है कि उसका स्कॉट के साथ अब कुछ नहीं होगा, इसलिए वो वहां से उड़कर चली जाती है। ये देखकर आइसमैन स्कॉट से कहता है उसे थोड़ा टाइम दो। या ओवाटू ये देख रहा था और वो कहता है जीन ग्रे का गुस्सा उस आदमी पर बरसने वाला था जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की है और वो आदमी है मिस्टर सिनिस्टर। ये कहते हम जीन को देखते हैं जो मिस्टर सिनिस्टर तक पहुंच चुकी थी और वो उसकी हालत खराब कर देती है। तभी ओवाटू कहता है जीन मिस्टर सिनिस्टर को मारने की बजाय अपने टेलीपैथिक पावर से उससे उसकी पुरानी यादें चोरी कर रही है। और इतना ही नहीं, जीन ने मिस्टर सिनिस्टर के दिमाग से क्लोनिंग का ज्ञान हमेशा के लिए मिटा दिया है और साथ ही नेथन से जुड़ी जानकारी भी मिस्टर सिनिस्टर के दिमाग से मिटा दी है ताकि नेथन हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा करने में जीन को उसे स्कॉट के साथ जो बची लाइफ थी वो भी मिटानी पड़ी। तुम लोग जानते होंगे मेन टाइमलाइन में यही बच्चा पहले मिस्टर सिनिस्टर का खिलौना बना और फिर एपोकलिप्स का, और फिर ये बच्चा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया जिसके कारण नेथन को बचाने के लिए उसे फ्यूचर में भेजा गया था जहां पर वो अस्कानी के बेटे के नाम से जाना गया था। और यह सब कुछ अलग समय धारा में हुआ था, पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस समय धारा में नेथन स्कॉट के साथ ही रहा और बड़ा हुआ। यहाँ नेथन का बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह था। तभी हम स्कॉट को देखते हैं जो मैडलिन प्रायर से कहता है क्या तुमने देखा नेथन डेबरा को कैसे देख रहा था। जिस पर मैडलिन प्रायर कहती है मुझे टेलीपैथी का इस्तेमाल किए बिना ही पता चल गया था, हमारा बच्चा अब बड़ा हो गया है। फिर उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो मैडलिन और नेथन के साथ बोटिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसे प्रोफेसर एक्स कांटेक्ट करता है और कहता है साइक्लॉप्स देखो अगर दुनिया खतरे में नहीं होती तो मैं तुमसे नहीं पूछता। जिस पर स्कॉट कहता है यह दुनिया हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी पर ये ठीक हो जाएगी प्रोफेसर। लेकिन तभी मैडलिन उन्हें बात करने से रोकती है। फिर कुछ दिनों बाद हम लोगन को देखते हैं जो स्कॉट से मिलने आया था और वो कहता है देखो स्कॉट मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। जिस पर स्कॉट कहता है तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन तभी एमा फ्रॉस्ट वहाँ आ जाती है और कहती है सब न करो डार्लिंग। यह आवाज़ सुनते स्कॉट हैरान रह जाता है। तभी एमा फ्रॉस्ट वहाँ आती है और कहती है तुम्हें पता नहीं है स्कॉट तुम क्या मिस कर रहे हो। तभी हमें व्हाट द वॉचर की आवाज़ सुना देती है जो कहता है स्कॉट समर्स ने अपने बेटे को इन सब से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया और ये सब उसके डीएनए में है। तभी हम नेथन को देखते हैं जिसे कुछ होने लगा था।
इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है। तभी स्कॉट और मैडलिन वहां आते हैं और ये देखकर मैडलिन कहती है, हम यहाँ आ गए हैं बेटे और हम तुम्हें कुछ बताने वाले हैं। ये बातें सुनकर नेथन कहता है, आप मेरे दिमाग में बात कैसे कर सकते हो। ये बातें सुनते ही मैडलिन म्यूटेंट्स की सारी यादें नेथन के दिमाग में डाल देती है। ये देखकर स्कॉट मैडलिन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो। जिस पर मैडलिन स्कॉट से कहती है, उसे जानने का अधिकार है। यहाँ नेथन को सब पता चल जाता है और वो सही मायने में केबल बन जाता है और उसकी एक आंख चमकने लगती है और वो कहता है, मुझे भी सुपर हीरो बनना है। ये बातें सुनकर साइक्लॉप्स खुश होता है। उसके बाद हम स्कॉट, मैडलिन और नेथन को देखते हैं जो एक्समैन सूट पहनकर दुनिया बचाने निकले थे। तभी हम वॉचर को देखते हैं जो देख रहा था और वो कहता है, उसके बाद समर्स फैमिली बन गई हाउस ऑफ एक्स। ये म्यूटेंट डोम की पहली फैमिली थी। या दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो फैंटास्टिक फोर के पास आती है। तभी वॉचर कहता है कि जिन ग्रे कुछ बदलाव करने निकली है और इसके लिए उसके दोस्त फैंटास्टिक फोर बहुत खुश है और उन लोगों ने जिन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बनाई है जिसमें वो बैठकर अर्थ से बहुत दूर चली जाएगी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कहानी किसी और दिन बताऊंगा। पर यहाँ स्कॉट फैमिली ह्यूमन को बचाने में लगी थी और वे लोग एक्समैन से भी अधिक पसंदीदा हो गए। जब एटलांटिस ने हमला किया तब स्कॉट फैमिली थी जिसने उन्हें रोका और जब लोकी ने हमला किया तब हीरोज के अगेंस्ट वो स्कॉट फैमिली थी जिसने सब कुछ रोका। पर इन सारी चीजों ने मिस्टर सिनिस्टर के अंदर कुछ जगह दिया था। तभी हम मिस्टर सिनिस्टर को देखते हैं जो जाग गया था और देखता है कि उसके नाक से खून निकल रहा था। ये देखकर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, कौन, कहाँ, प्रायर के साथ क्या हुआ। यह कहते हैं मिस्टर सिनिस्टर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। तभी वॉचर कहता है, मैं देख रहा हूँ सिनिस्टर के दिमाग से निकाले गए सारे राज बाहर आ रहे हैं और जब वो जाग गया तो वो पोगला गया था। ये कहते हम सिनिस्टर को देखते हैं जिसे सब कुछ याद आ रहा था और वो जोर से मैडलिन प्रायर का नाम लेता है। फिर हम ओवाटू की आवाज सुनते हैं जो कहता है, बहुत सालों बाद स्कॉट, मैडलिन और नेथन एक्समैन के पास आए हैं और स्कॉट फिर से लीड करने के लिए तैयार है। केबल नए म्यूटेंट्स के डोम के साथ घुल मिल रहा है और वो उसके लिए अच्छा था क्योंकि उसी रात एक्समैंशन में म्यूटेंट मैसेकर हुआ। तभी हम देखते हैं कि एक्सपेंशन में बहुत से म्यूटेंट मारे गए थे। तभी स्कॉट हमला करते हुए मैडलिन से कहता है, हार्पून और रिप्टाइड यहाँ आ गए हैं तो मैडलिन जल्दी मदद बुलाओ। लेकिन तभी हार्पून अपना ब्लेड्स स्कॉट पर फेंकता है जो जाके सीधा स्कॉट की आंखों में लग जाता है। ये देखकर मैडलिन को गुस्सा आता है और वो स्कॉट के पास आती है और अपना शील्ड बना देती है और फिर एक ही झटके में हार्पून को मार डालती है और फिर रिप्टाइड को टॉर्चर करने लगी थी। लेकिन उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था और उसी का फायदा उठाकर रिप्टाइड एक ब्लेड फेंक देता है जो सीधा मैडलिन के सीने में लग जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। या स्कॉट की आंखें फटने के कारण वो देख नहीं पा रहा था और उसे अब मैडलिन की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी स्कॉट मैडलिन को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वहाँ मिस्टर सिनिस्टर आता है और कहता है, यहाँ बहुत मजा आने वाला है पर मुझे दुख है कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा बेटा नहीं देख पाएगा। तो बताओ स्कॉट वो कहाँ पे है। यह आवाज सुनते ही स्कॉट को गुस्सा आता है और वो कहता है, मिस्टर सिनिस्टर मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहते स्कॉट सिनिस्टर की ओर दौड़ लगाता है लेकिन सिनिस्टर स्कॉट के ऊपर जोरदार लात मारता है और उसे पीछे फेंकता है। यहाँ हम रिप्टाइड को देखते हैं जो मैडलिन की लाश को देखता है। तभी मिस्टर सिनिस्टर वहां आता है और मैडलिन को देखकर कहता है, तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना था वो मैं वापस ले रहा हूँ। तभी वहाँ कुछ और म्यूटेंट्स प्लेन लेकर आ जाते हैं। तभी वॉचर कहता है, जिन ने सिनिस्टर की यादें मिटा दी थी पर उसे लगता है कि ये सब कुछ मैडलिन ने किया है। यहाँ हम देखते हैं कि उस प्लेन में केबल भी था और तब तो वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने जाता है और देखता है कि मैडलिन और स्कॉट को बड़े से एक्स पर क्रूसिफाई करके रखा था। ये देखकर केबल जोर से चिल्लाता है लेकिन तभी स्कॉट को होश आता है और वो केबल से कहता है, हिम्मत रखो बेटे। जिस पर केबल कहता है, डैड आप जीवित हो, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। ये कहते ही केबल स्कॉट को उतारता है। फिर उसके बाद हम स्कॉट और केबल को देखते हैं जो मैडलिन की कब्र के सामने खड़े थे। तभी वॉचर कहता है, म्यूटेंट्स ने मरे हुए को दफनाया और फौज ने साइक्लॉप्स की मदद की, जिसके बाद बाप बेटे ने बदला लेने का ठान लिया और फिर उन दोनों ने एक नई एक्सफोर्स बनाई जिन्होंने उन सबको ढूंढकर बहुत बुरी तरह से मार दिया जो एक्स मैंशन में हुई हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इस लड़ाई में वुल्वरिन, कोलोसस और डोमिनो ने भी साथ दिया। मिस्टर सिनिस्टर ने पुराना हेलफायर कब्जा कर लिया था और रही बात स्कॉट की
तो उसने सारे म्यूटेंट डोम को अंधेरे में ढकल दिया था। तभी हम वुल्वरीन को देखते हैं जिसने रिप्टाइड को खत्म कर दिया था। तो वही कोलोसस ने भी एक म्यूटेंट को खत्म कर दिया था। यहाँ हम केबल को देखते हैं जो मिस्टर सिनिस्टर के सामने आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और कहता है, आज मैं आग के बदले आग लूंगा। ये कहते ही केबल मिस्टर सिनिस्टर की दोनों आंखें फोड़ देता है। ये देखकर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो, मेरा शरीर हर जगह है। तभी वहां स्कॉट आता है और मिस्टर सिनिस्टर से कहता है, तुम्हारा शरीर हर जगह था पर अब नहीं है। मैं अभी पोनोको से आया हूँ और हमने अर्थ के वो सारी जगह को ढूंढ लिया है और तो और हमने ब्लू एरिया ऑफ मून को ढूंढ लिया है। ये बातें सुनकर मिस्टर सिनिस्टर घबरा जाता है, लेकिन तभी स्कॉट अपने पास से गन निकालता है और सीधा मिस्टर सिनिस्टर के सर में शूट कर देता है। तभी वॉचर कहता है कि साइक्लॉप्स की इस हरकतों से वो अब विलन बन चुका था और उसने अपनी वाइफ को खो दिया था और वो कभी भी सर्वाइवल गिल्ड से बाहर नहीं निकल सकता है। फिर कुछ सालों बाद एक अलग तरह का क्रकोआ बन गया था और अरको भी। इसमें होप समझ नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर रेजरेक्शन जैसा प्रोसेस नहीं था। जब टूर्नामेंट ऑफ स्वॉर्ड्स हुआ तब क्रकोआ के पास मार्स को टेरिफॉर्म करने के लिए म्यूटेंट सर्किट नहीं थे। तभी हम स्कॉट को देखते हैं जो क्वाइट काउंसिल से जाने लगता है। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है, यहाँ और रास्ता होना चाहिए, जिस पर स्कॉट कहता है, नहीं, मैंने इसका द अनबिटन का सामना किया है और एराकी हमेशा से वॉर पे थे, इसलिए हम उन्हें अर्थ को डोमिनेट करने नहीं दे सकते हैं। तभी हमें वॉचर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, एराको ने सबसे पहले हमला किया और क्रको की रानी मोयरा मैक्टेगेट को खत्म कर दिया। और ये बात लैक्टुका द अननोर जानती थी क्योंकि उसकी पावर ही सब कुछ जानना है। इन लोगों ने उसकी पावर यूज करके क्रको के ज्ञान को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद मोयरा ना ही मरी और ना ही जीवित रही। वो ऐसी जगह चले गए जहां मैं भी उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। क्रको की ताकत टाइमलाइन बढ़ाने से थी जो मोयरा के जरिए होती थी, पर अब वो भी नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। साइक्लोप्स ने अपने एक्सफोर्स को लीड करके क्रको के रूलर्स को खत्म करना चाहा और इसके लिए उसकी मदद एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर ने की। इन एराकी ने बहुत सारे ह्यूमंस को मार दिया है। तभी हम वुल्वरीन को देखते हैं जो इसका अनबिटन पे हमला करता है, लेकिन इसका वुल्वरीन का सर काट देती है। तभी आगे वाटो कहता है, ये म्यूटेंट सिविल वॉर अधिक समय तक नहीं रहा। कोलोसस लोगन का सर उसके शरीर के पास लेकर जा रहा है। तभी स्कॉट स्टॉर्म को कांटेक्ट करता है और कहता है, स्टॉर्म, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन स्टॉर्म कोई जवाब नहीं देती है। तभी मैग्नेटो स्कॉट से कहने लगता है, लेकिन तभी वो भी मारा जाता है। या स्कॉट और केबल मिलके टान पे हमला करते हैं, लेकिन तभी पीछे से सोबुनार आके केबल को मार डालता है। ये देखकर स्कॉट को गुस्सा आ गया था और वो जोर से चिल्लाता है। तभी स्कॉट नेतन के पास आता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेतन। लेकिन तभी वो देखता है कि नेतन की मौत हो चुकी थी। ये देखकर स्कॉट सोबुनार पे हमला करता है और उसे वहीं पर खत्म करता है, जिसके कारण सोबुनार के अंदर जो ओशनिक इकोसिस्टम था वो बाहर आ गया था। तभी ओवाटो कहता है, सोबुनार के अंदर से ओशनिक इकोसिस्टम बाहर आ गया है, जिसके कारण स्कॉट अपने ही अंधकार में फंस गया था और अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ये लड़ाई 30 घंटे तक चली, जिसमें इंसानों को लगा कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी समुद्र किनारे हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और वो देखता है कि इंसानों ने सारी चीजों से तंग आकर सब पर मिसाइल छोड़ दी थी। या ये देखकर कैप्टन अमेरिका समझ जाता है कि अंत आ चुका है और वहीं पर वो लेट जाता है और अगले पल वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सब कुछ खत्म हो गया था। या हम ओवाटो को देखते हैं जो अर्थ को देखता है जहां पर धमाके हो रहे थे। तभी ओवाटो कहता है, स्कॉट समर्स के उपद्रवों के चक्कर में पूरी दुनिया आज खत्म हो चुकी है। इन एरिकिस ने ह्यूमंस पर हमला किया, पर यह भी आसानी से नहीं हुआ। इंसानों ने उन लोगों के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, वो भी बार बार, जिसके कारण सब कुछ खत्म हुआ। अब से यह अर्थ किसी के लिए भी जीने के लायक नहीं बचा है और इसका कारण बस एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार था। ये कहते ही ओवाटो अर्थ को देखता है जो बेजान हो चुका है। एंड दैट्स इट, ये इशू यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इशू पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।